दोस्तों जैसा कि चल रहा है अभी लॉकडाउन, लॉकडाउन नहीं लॉकडाउन, क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है एक डॉन ने हमें पकड़ के एक कमरे में लॉक कर दिया है। साला लाइफ जो है ना ट्रेन की तरह हो गई है। मतलब अपनी सीट से उठो, लैटरिन तक जाओ, हगो मुतो और फिर आगे अपनी सीट पर बैठ जाओ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तुम इसमें। आज मैं अपनी कहानी लेकर गया हूँ आप लोगों के पास मेट्रो में जॉब की। जी हाँ, मैं था मेट्रो में हाउस कीपिंग स्टाफ का सुपरवाइज़र। कहानी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है कि हमारे पास एक बंदा काम करता था और उसका नाम रख रखा था हमने रोबोट। रोबोट क्यों? किसी से बोलता बोलता कुछ नहीं था वो। आया अंदर, अंदर आने के बाद ऐसे बैठा और फिर खड़ा। मतलब बोलना चालना कुछ नहीं, सिर्फ अपना काम करना। हुआ ऐसे स्टार्ट कि एक रात थी, काम पर आया, हमने उसे काम बता दिया, वो बंदा चला गया काम करने। आधी रात को हमें पड़ गई ज़रूरत रोबोट की। अनाउंसमेंट हुई, भाई नीरज को बुलाया जाए। उसका रियल नेम नीरज था। नीरज, अब नीरज को पूरी टीम ढूंढ रही है आधी रात को, और नीरज है गायब। क्योंकि भाई साहब को आदत थी गांजा फूकने की, और वो गांजा फूकने आता था छत पे। उसको उससे सेफेस्ट जगह कोई नहीं मिली, तो वो गया छत पे गांजा फूकने। अब हम उसको ढूंढ रहे हैं मेट्रो स्टेशन पे पूरे। अब भाई सहादरा मेट्रो स्टेशन था 1 किलोमीटर लंबा। आधे बंदों की तो नाइट वॉक हो गई, लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, नाइट वॉक कर रहे थे उसे ढूंढने के चक्कर में। और काम पेंडिंग था वो अलग, वो सुबह निपटाना था। क्या हुआ भाई, रोबोट ढूंढ मिला नहीं। सब लोग आए मेरे पास, मैं था सुपरवाइज़र, मेरी हो गई जिम्मेवारी रोबोट ढूंढने की। अब हम ढूंढ रहे हैं रोबोट। बंदे मेट्रो स्टेशन में काम करते हैं, हम ढूंढ रहे थे रोबोट। इतने में आया CSF वाला, जो पुलिस होती है मेट्रो स्टेशन की, वो आई। उसने आके हमसे पूछा, हाँ भाई क्यों परेशान हो, क्या ढूंढ रहे हो? हमने बताया हम ढूंढ रहे हैं रोबोट को। अब वो ये कन्फ्यूज़ था कि मेट्रो स्टेशन पर रोबोट कहाँ से आ गया। CSF वाले ने भी अनाउंसमेंट करी, भाई रोबोट ढूंढना है। अब हम ढूंढ रहे हैं बंदा और CSF वाले ढूंढ रहे हैं रोबोट। उनको अगर वो नीरज मिल भी जाता तो वो उसको इग्नोर मार देते, भाई से नहीं रोबोट को ढूंढना है। ये सीन चल रहा था मेट्रो स्टेशन पे। फिर मेरा दिमाग काम करा कि भाई वो गांजा पीने जाता था छत पे, अब हम वहाँ छत पे जाकर रोबोट को ढूंढ रहे हैं। और रोबोट भाई साहब छत पे भी नहीं है। हमने नीचे देखा, कहीं मर ना गया हो कूद करके। भाई गांजा पीने के बाद इंसान की बुद्धि चल जाती है, उसको जन्नत ढूंढता है वो। इतने में मेरे साथ में एक साथी ने बोला कि भाई रोबोट तो वो रहा। मतलब छत से भी ऊपर वो पानी की टंकी पे घूम रहा है भाई साहब, गोल गोल चक्कर लगा रहा है, पता नहीं क्या ढूंढ रहा था। हम लोग गए ऊपर, पानी की टंकी थी मेट्रो स्टेशन की छत से 20 फीट और ऊपर। वहाँ जाके देखा तो वो भाई साहब मुंडेर पे गोल गोल घूम रहे हैं। मतलब गांजा पीने के बाद वो ले रहा था टंकी के साथ फेरे। हमने उसको उतारा प्यार से और नीचे लेकर के आए। वो दिन है और आज का दिन है। वो बंदा किसी भी मेट्रो स्टेशन पे जॉब नहीं कर रहा है। अच्छा, मतलब लाइफ में इतनी बकचोदियाँ हो रही थी ना उस मेट्रो स्टेशन पे, मुझे लगता है सारी बकचोदियाँ सहादरा मेट्रो स्टेशन पे ही हो रही थी। कैसे? हमारे साथ एक बंदा था नरेश नाम का। वो बंदा ऐसा था कि उसको सबसे ज़्यादा नींद आती थी, और जॉब भी वो नाइट में ही करता था। तो एक दिन की बात है, मेरी शिफ्ट लगी मॉर्निंग में। मैं मॉर्निंग शिफ्ट में भाई अपना लड़कों को देख रहा था कौन क्या काम करता है। मैंने देखा नरेश अपना भाई काम कर रहा है अच्छे से। मैंने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद एक मेट्रो गुजरी और वो जाकर के मेट्रो स्टेशन की सीटों पे बैठ गया, जो नीचे सीट लगी होती है ना, वहाँ बैठ गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें बैठने में क्या दिक्कत है? नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत थी बैठने में, क्योंकि वो जहाँ बैठता था वो सो जाता था। और सोता भी भाई साहब आँख खोल के था। मतलब दुनिया आँख बंद करके सोती है, उसका अलग स्वैग था, वो आँख खोल के सोता था। हमने कहा ये क्या चक्कर है, बैठा है। मैं चक्कर काटा 4:30 बजे, इवनिंग शिफ्ट थी। 4:30 बजे देखा बंदा बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। मैं से 5:30 बजे एक राउंड लिया, तब भी वो वहीं बैठा हुआ था। मैंने फिर 6:30 बजे एक राउंड लिया, वो तब भी वहीं बैठा हुआ था। मैंने कहा ये क्या लॉजिक है। मैं उसके पास गया, मैंने नरेश भाई, भाई बंदा कुछ बोला नहीं, मुझे लगा ये तो मर गया। मैंने दोबारा करा, नरेश भाई, कहता हाँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, तुम सो रहे थे? कह रहा नहीं भाई मैं तो जगा हुआ था। मैंने कहा दिख गया तो कितना जगा हुआ था, कोई नहीं, होता है। तो इस तरह से मेरी लाइफ कट रही थी। अब एक दोस्त था हमारा मेट्रो स्टेशन पे, वो रहता था आगरा में। और भाई आगरा में जहाँ का पागल खाना मशहूर है, ताजमहल नहीं पागल खाना, सारे पागल वहीं आ गए थे ना मेट्रो स्टेशन पे ही, इसीलिए। फिर वो मुझे ले गया अपने यहाँ शादी में, उसकी बहन की थी शादी। अब हम शादी में गए। शादी कहाँ थी? चंबल में। जी हाँ, जहाँ के डाकू मशहूर हैं।
अब भाई सीन ऐसा था, वहाँ मैरिज होम नहीं था, एक वहाँ था एक ग्राउंड था और ग्राउंड में लगा हुआ था पंडाल, और वो ग्राउंड था घर से 20 किलोमीटर दूर। हम गए, वहाँ पहुँचे। वहाँ जाने के बाद हमने खा लिया था खाना ज़्यादा। अब वहाँ लग गया हमें प्रेशर, और पंडाल में लैट्रिन नहीं थी। अब करें तो करें क्या। ये हमारी लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रगल था। इतना मुश्किल मेरे लिए 12वीं पास करना नहीं था जितना ये था कि यहाँ प्रेशर को कैसे रोका जाए। भाई हमने एक ताऊ बैठे थे वहाँ पे, उनसे सजेशन लिया कि सर ऐसी ऐसी बात है। उन्हें सारी प्रॉब्लम बताई तो उन्होंने बोला कि भाई खेत में चले जाओ। और हम रहने वाले दिल्ली के, भाई खेत में तो उतरेगी नहीं, भले ही उल्टी के बहाने निकल जाए पर पीछे से तो निकलेगी नहीं। तो उन्होंने बोला, हमने उसे सारी प्रॉब्लम बताई कि सर ऐसी ऐसी बात है, हम तो मुंह से निकाल देंगे लेकिन पीछे से नहीं निकलेगी। तो उन्होंने बोला यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक सरकारी लैट्रिन है, वहाँ चले जाओ, नहीं तो 20 किलोमीटर दूर घर चले जाओ। हमें 10 किलोमीटर पास लगा, हमने कहा वहाँ जाएंगे। अब बुढ़े ने क्या बोला कि बेटा फ़ोन रख जाना और पैसे, क्योंकि ये चंबल है, वहाँ डाकू मिलेंगे। मैंने कहा ये क्या अच्छा। हमने सारी चीज़ें यहाँ रख दी और अपने दोस्त को उठाया। मैंने कहा चलो, और 10 किलोमीटर चल के लैट्रिन करके आते हैं। अच्छा, दोस्तों की क्या चीज़ होती है, किसी चीज़ में सपोर्ट करें ना करें, बाथरूम में और लैट्रिन जाने में बहुत सपोर्ट करते हैं, स्कूल टाइम में भी और वैसे भी। यहाँ वो दिखाते हैं यूनिटी अपनी। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, मैं तेरे साथ चलूँगा। हम लोग गए। जैसे ही 10 किलोमीटर पहुँचे, 5 किलोमीटर पूरा हुआ था, एकदम अंधेरा छा गया, बीहड़ चारों तरफ। भाई चंबल में बीहड़ ज़्यादा है, इतने लोग नहीं है, इतने बीहड़ हैं वहाँ पे। इधर बीहड़ इधर बीहड़, बीच में रास्ता और हम चल रहे हैं। मैंने अपनी दोस्त को बताया फिर कहानी। मैंने तब तक नहीं बताया कि यहाँ डाकू मिलेंगे, जब 5 किलोमीटर पार हो गए तब बताया, ताकि वो वापस भी ना जा सके 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर तो आगे चलना ही था। तब मैंने उसको बताया भाई डाकू मिलते हैं यहाँ, तो बुढ़े ने बताया था। अब वो वहाँ गालियाँ बक रहा है और मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो प्रेशर लगा हुआ है और वो तो मेरे साथ आया है कंपनी देने। अब पीछे से क्या होता है, एकदम से आवाज़ आती है साइकिल की बड़ी ज़ोर से चलने की। अब मुझे लगा हो गया डाकुओं का हमला। रात को 10 बज रहे थे। भाई इतनी रात को कौन आएगा इधर, वो भी बीहड़ में। मैंने अपने दोस्त को बताया मैं डाकू का हमला हो गया। मैं कूदा इस तरफ, वो कूदा उस तरफ, और बीच में से बुढ़ा साइकिल लेके चला गया तेज़ी में। अब हम खड़े होकर देख रहे हैं, ये डाकू था, इतना खतरनाक। हम चलो कोई नहीं। वो आया निकल के उस गड्ढे में से, मैं आया, दोनों ने कपड़े झाड़े और चले गए हम लैट्रिन करने। लैट्रिन में पहुंचने के बाद भाई साहब को लैट्रिन नहीं लगी थी, लेकिन डाकुओं के डर से लैट्रिन आ गई थी उसको। उसने बोला भाई पहले मैं जाऊँगा, मैं कंपनी देने आया हूँ। ठीक है भाई तू पहले कर ले, हम बाद में कर लेंगे। हमारी तो वैसे ही सूख गई थी, क्योंकि डाकू मिल गया था पीछे, वो बुढ़ा 5 किलोमीटर पे। डाकू लड़का पहुंचा लैट्रिन करने। जैसे ही लैट्रिन में बैठा कर आके वो आ गया बाहर। मैंने उससे पूछा भाई अंदर सारी व्यवस्था है, पानी वानी है? उन्होंने बोला पानी है, लेकिन लैट्रिन के अंदर नहीं है, बाहर है। ये बात बताना भूल गया, ये बात वो साइलेंट थी कि पानी बाहर से लेके अंदर बैठना है। मैंने कहा ठीक है भाई। मैं अंदर गया, मैं बैठ गया। हल्का होने के बाद मैंने जैसे ही डब्बा उठाया, डब्बे में पानी नहीं था। मैंने कहा यार ये क्या जवाब है। अब दिमाग ख़राब हो गया, अंदर बैठे हुए हैं, आवाज़ मार नहीं सकते, फ़ोन तो वहाँ रखा हुआ है पंडाल में, फ़ोन भी नहीं कर सकते उसको। और वो बंदा खड़ा है रोड के उस पार, वहाँ पता नहीं क्या कर रहा है वो। अब क्या हुआ भाई, मैंने पर्दा हटाया, मैंने कौन देख रहा है, खड़े होकर के चले जाएंगे। इतने में आती है पायल की आवाज़ झनझन की। मैंने कहा ओहो, मतलब डाकुओं के साथ यहाँ भूत भी फ्री हैं। लेकिन जब मैंने पर्दा हटा के देखा तो भूत नहीं थी, आंटी थी जो वहाँ से गुजर रही थी। मैंने बोला ऐसे तो बोल नहीं सकता कि आंटी जी पानी दे दो एकदम से। मैंने उनको आवाज़ मारे अपनी लैंग्वेज में, ज़रा सुनिए। उधर से रिप्लाई क्या आता है। नॉर्मली दिल्ली की जो औरतें होती हैं ना, अगर आप उनसे हेल्प मांगो इस तरीके से तो वो कहती हैं हाँ बताइए क्या हेल्प चाहिए आपको। लेकिन जब आप किसी कमरे में से उसको आवाज़ मार रहे हो ना, तो भाई दिल्ली की लड़कियाँ भी, दिल्ली की औरतें भी सुताई करेंगी आपकी। वो तो गांव की औरत थी। उधर से रिप्लाई आता, नाच पीटे तेरे हराम के, ये है वो है। इतना पानी नहीं मिला, इससे ज़्यादा गालियाँ मिल गई। अब मेरा दोस्त वहाँ से सुन रहा है, अच्छा गालियाँ बक रही है आंटी, किसको बक रही हैं? तो बक रही थी मुझे। वो आया सुन करके, क्या बात आंटी? अरे ये हरामजादा मेरे को छेड़ रहा है, ये है वो है, फलाना धमाका। आंटी ने मतलब इतना पानी नहीं दिया था, इतनी उन्होंने गालियों की बौछार कर दी थी। उससे भी धो लेता ना तो भी मेरा काम चल जाता। फिर मैंने अपने दोस्त को बताया, भाई तू वहाँ क्या कर रहा था? वो भाई साहब वहाँ रात को तारे गिन रहे थे। मैंने कहा ये ज़्यादा ज़रूरी काम था।